Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 12th of July. So let's start the day with the first important topic and that is Global Peace Index. तो 2023 का जो Global Peace Index है उसको हाल ही में पब्लिश किया गया और एक एनुअल रैंकिंग दिखाता है मोस्ट पीसफुल कंट्रीज जो है दुनिया में। आइए देख लेते हैं भारत वहाँ मतलब इस रैंकिंग में कहाँ स्टैंड करता है। ये 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स को और टेरिटरीज को मतलब कंसीडर करते हैं। इसको रिलीज कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो यहाँ यूएन की कोई बॉडी नहीं है, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में आप देखो कि क्या क्या फैक्टर्स को ये कंसीडर करते हैं। तो सोसाइटल सेफ्टी वगैरह कितना है, सिक्योरिटी, फिर ऑनगोइंग डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट अगर कोई है और अगर मिलिटराइजेशन हो रहा है तो यानी कि डेमोक्रेसी खतरे में है। तो अब यहाँ ट्रेंड्स अगर हम देखें ग्लोबल, तो एवरेज लेवल जो है ग्लोबल पीसफुलनेस का वो डिटोरिएट हुआ है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है। विश्व भर में जो शांति है वो कम हो रही है, ठीक है। और इसके पिछले 15 साल में हम देखें तो दुनिया में शांति जो है वो कम होता जा रहा है। एवरेज जो कंट्री स्कोर का है वो भी कम हुआ है 5% से। नाउ ये आप मीन्स में लिख सकते हैं कि ये रिपोर्ट भी ऐसे ही बता रहा है, ठीक है। टॉप 5 पीसफुल में आप देखेंगे तो आइसलैंड जो है वो मोस्ट पीसफुल कंट्री है, 2008 से इस रैंकिंग में टॉप पे है। तो आप देख सकते हैं कि आइसलैंड जो है वो यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात कर लेंगे तो टॉप 5 में डेनमार्क भी है, आयरलैंड भी है, न्यूजीलैंड भी है और ऑस्ट्रिया भी है। डोंट गेट कंफ्यूज, ये आयरलैंड है और वो आइसलैंड है, ठीक है। तो सिर्फ आर और सी का फर्क है। बॉटम 5 में आप देखेंगे तो अफगानिस्तान जो है वो लास्ट पीसफुल कंट्री है और ये पिछले 8 साल से अफगानिस्तान भी ये स्टेटस अपना मेंटेन करके है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऑलरेडी यूएस से यहाँ पे रहा है, लेकिन यूएस का भी ये फेलियर आप कह सकते हो, इवन यूएन की बॉडी का भी आप फेलियर कह सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको यमन, सीरिया, साउथ सुडान और कॉन्गो, ये सारे कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे पायदान पे। भारत की बात कर लेते हैं। भारत कहाँ है तो 126वां पायदान है भारत का। और भारत ने अच्छी बात यह है कि एक इंप्रूवमेंट दिखाया है 3.5% का। जहां हम देख रहे हैं कि एवरेज में दुनिया भर जो है वो परेशान है या फिर डिक्लाइन हो रहा है, भारत ने एक इंप्रूवमेंट दिखाया है पिछले साल के कंपैरिजन में, जस्ट बिकॉज कि हमारे यहाँ वायलेंट क्राइम जो है वो कम हो रहा है, नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उस चीज में भी हमने इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। रिडक्शन हुआ है जियोपॉलिटिकल टेंशंस चाइना के साथ में, और फिर आप देखोगे तो बॉर्डर इंसिडेंट्स भी अब कम हो रहे हैं, सोशल अनरेस्ट भी कम हुआ है। साथ साथ में आप देखोगे तो एक इंप्रूवमेंट हुआ है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंडिकेटर का। नेक्स्ट यहाँ पे है दैट इज क्लस्टर म्यूनिशंस। तो हाल ही में यूएस जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्लस्टर म्यूनिशंस को भेजेंगे यूक्रेन को, जो हेल्प करेगा उनके मिलिट्री को कि मतलब वो पुश बैक कर सके रशियन फोर्सेस को। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि क्लस्टर म्यूनिशन जो है वो एक बॉम्ब है जो ओपन होता है एयर में और ये रिलीज करता है स्मॉलर बॉम्बलेट्स को पूरे दुनिया में। मतलब कि एक बॉम्ब है जो ओपन, अगर हवा में आप इसको छोड़ोगे इसके बाद में आप देखोगे कि रिलीज करेगा स्मॉलर बॉम्बलेट्स। अब उसमें से छोटे छोटे बॉम्बलेट्स निकलेंगे और पूरे एरिया को कवर करेंगे। बॉम्बलेट्स जो है वो डिजाइन किए गए हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर सके टैंक्स को और इक्विपमेंट्स को और इसी के साथ साथ में ट्रूप्स को भी, ठीक है। जब ये आप देखोगे कि मल्टीपल टारगेट्स को एक ही बार में हिट कर सकते हैं और ये एक हाई डड रेट है, मतलब कि आप देखोगे तो इंस्टेंटली गिरने के बाद में हो सकता है कि ना फटे, ठीक है। आपको देखने को मिल जाएगा कि 2 से 2.5% तक का ये डड रेट है इनका। तो अब ये हो सकता है इंस्टेंटली नहीं फट रहे हैं तो जरूरी नहीं कि फटेंगे ही नहीं, अब वो दशकों बाद भी वैसे ही रह सकते हैं और फिर अचानक से फट सकते हैं, यानी कि अगर ये सिविलियन एरियाज में है तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखोगे डड रेट का मतलब यहाँ पे वही दिया गया है, थाउजेंड्स ऑफ द स्मॉलर अनएक्सप्लोडेड बॉम्बलेट्स जो है वो एक्सप्लोड करके किल कर सकते हैं कई सारे लोगों को दशकों बाद भी। रेंज आप देखोगे तो 15 से 20 माइल्स तक का है, यानी कि 24 से 32 किलोमीटर तक का। यूटिलाइजेशन हम देखेंगे तो अलग अलग है। यहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो सकता है जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट में भी दिक्कत होगा क्योंकि ये लैंड को कंटामिनेट कर देगा लंबे समय के लिए। इनडिस्क्रिमिनेट नेचर वगैरह कि इससे प्रिसीजन टारगेटिंग वगैरह जो है वो कमजोर हो जाएगा। इनडिस्क्रिमिनेट और इंक्रीज किया जाएगा कि मतलब सिविलियंस को भी हार्म पहुंचाया जाए ना। इसके ऊपर एक कन्वेंशन भी है, ये देखते हैं कि इसको अडॉप्ट किया गया था 2008 में और एनफोर्स किया गया 2010 में। ये प्रोहिबिट करता है सभी यूज, प्रोडक्शन और ट्रांसफर और स्टॉक पाइलिंग का ऐसे क्लस्टर म्यूनिशंस का। ये एस्टैब्लिश करता है फ्रेमवर्क कि वो सपोर्ट करे विक्टिम असिस्टेंस को, क्लियर करे कंटामिनेटेड साइट्स को और बाकी सारी चीजें। और इसको साइन किया गया है 120 कंट्रीज से भी ज्यादा। हालांकि यूएस से रशिया और यूक्रेन इन तीनों ने साइन नहीं किया है और इसी वजह से आप देखोगे कि ये कंट्रीज जो हैं मतलब यूएस से यूक्रेन को दे पा रहा है कि वो रशिया के खिलाफ यूज कर सके। सेक्रेटरी जनरल जो है यूएन का वो डिपॉजिटरी ऑफ द कन्वेंशन माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है दैट इज परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, डायरेक्ट सवाल हो सकता है कौन निकालता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करता है इस रिपोर्ट को। कई सारे इंडेक्सेस हमने हाल ही में कवर किए हैं, आप इसको रिवाइज करते रहिए क्योंकि इंडेक्स के ऊपर सवाल नहीं आ रहा वो एक अलग बात है, लेकिन आ सकता है। और साथ साथ में स्टेट सिविल सर्विसेज के भी एग्जाम्स अब
धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें तो सवाल आता ही है। डिवाइस कौन करता है इसको, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एम है टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम वगैरह, ठीक है। फर्स्ट इसको रिलीज किया गया था 2017-18 में, तो ये पहला रिलीज 2017-18 फर्स्ट ईयर भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है कि ये कवर कितना करता है, तो 73 इंडिकेटर्स, जिसमें क्वालिटेटिव असेसमेंट होना चाहिए कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से इंक्लूड कर रहे हैं, राज्यों और केंद्र के लेवल पे किस प्रकार से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, साथ साथ में किस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया करने के लिए, और पॉलिसी इनिशिएटिव्स और इंटरवेंशंस को अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन चीजों को देखना है। बाद में आप देखोगे क्या कैटेगरीज है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लर्निंग आउटकम्स पे फोकस है, एक्सेस वगैरह पे कि मतलब वो स्कूल एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज किस प्रकार से है, इक्विटी किस प्रकार से है, बच्चियां हो बच्चे हो मतलब सबको एक प्रकार से रखना, गवर्नेंस प्रोसेस कैसा है, टीचर्स एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत मायने रखता है। ग्रेड्स की बात कर लेते हैं, तो अलग अलग मतलब 10 ग्रेड्स में इसको क्लासिफाई किया गया। हाईएस्ट जो है ग्रेड उसको दक्ष कहा जाता है, जहां पे आप देखोगे कि मतलब लोवेस्ट ग्रेड को आकांक्षी 3, हाईएस्ट को दक्ष और लोवेस्ट को आकांक्षी 3, और बाकी सारे ग्रेड्स का भी नाम दिया गया, आपको ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, कोई भी स्टेट जो है वो टॉप 5 ग्रेड में अचीव नहीं किया है, सिर्फ 2 राज्य हैं या यूटी आप कह सकते हो जो कि मतलब प्रचेष्टा यानी कि सेकंड में है, आप देखेंगे पंजाब और चंडीगढ़, बाकी सारे भी उस हिसाब से आप रैंकिंग को देख सकते हैं। यहाँ इतना आपको हर चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कौन निकालता है ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट पोर्टल, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है उन्होंने लॉन्च किया है 3rd एडिशन नेस्डा फ्रेमवर्क का, और ये जो पहले के 2 एडिशंस हैं ये 2019 और 21 में आ चुके हैं, यानी कि लगभग हर 2 साल पे। फिर ये मेजर करता है डेप्थ और इफेक्टिवनेस ई गवर्नेंस का जो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म है सिटीजन के पर्सपेक्टिव से वो किस प्रकार से चल रहा है। ये जो फ्रेमवर्क है वो बेस्ड है किस पे जी, ऑनलाइन सर्विस इंडेक्स पे, जो कि यूएन का ई गवर्नमेंट सर्वे है। साथ साथ आप देखेंगे तो ये कस्टमाइज करता है भारत का फेडरल स्ट्रक्चर को और ई गवर्नेंस के लैंडस्केप को। फिर आप देखेंगे तो इसको अंडरटेक करता है ये बाइनियरली, जो कि ऑलरेडी हमने देखा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ रिफॉर्म्स और मतलब पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है उसके हिसाब से ये कंडक्ट करता है 2 साल में एक बार, और ये सभी मिनिस्ट्रीज को कवर करता है किस प्रकार से ई गवर्नेंस मतलब राज्य के लेवल पे है, यूटी के लेवल पे है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज भी किस प्रकार से परफॉर्म कर रही हैं उन सबको देखने के लिए, और ये हेल्प करता है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से इंप्रूव कर रहा है कि मतलब सिटीजन सेंट्रिक सर्विस हम किस प्रकार से डिलीवर कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़े, वो ऑनलाइन उन सारी सुविधाओं को घर बैठे ले सके, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन हैं या जो दिव्यांग जन है उनके लिए बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो ये कस्टमाइज करता है, बाकी एक्चुअली सेम वही स्लाइड है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि ये हम किस प्रकार से अब इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसीज तो बन जाती हैं और ई गवर्नेंस एक अपने आप में आप देखेंगे तो जीएस पेपर 2 का पार्ट है, तो वहां पे आप देखोगे ऐसे आप आंसर्स को कोट कर सकते हो जहां पे आप ये पॉइंट्स को तो लगा सकते हो, लेकिन अगेन जो चैलेंजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं कि डिजिटल गैप बहुत ज्यादा है। जैसे आप देखेंगे शहरों में और गांवों में आज भी मतलब उस हिसाब से बेसिकली डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है, लेकिन स्टिल मोबाइल यूजर्स, फिर लर्निंग, सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस, बहुत कम लोगों के अंदर अवेयरनेस है कि साइबर सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के, क्योंकि आज चलो एक्सेसिबिलिटी है, मान लिया कि सबके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, लेकिन कितने लोग अवेयर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे स्कैम्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार से, फिशिंग, विशिंग, बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सबको लेकर के भी अवेयरनेस होना चाहिए और फिर किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए इसको भी लेकर के इंक्लूसिविटी होना चाहिए। चलिए हमारा करंट अफेयर्स के पार्ट से था, बाकी अगर आपको फर्दर चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको पसंद आए तो आप देख सकते हैं, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।